नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना के बारे में। यह योजना राजस्थान सरकार की ओर से संचालित है, वो की जा रही है और इस योजना का लाभ लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए आपके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए। तो आप इस श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म क्लास 6वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर तक पढ़ाई करने वाले श्रमिक के बच्चे इस छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म है वो अप्लाई हो कर सकते हैं। फॉर्म आपको कैसे किस तरह से अप्लाई करना है, क्या कुछ प्रोसेस रहता है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म में लगाने होते हैं, किस तरह से पीडीएफ फाइल बनानी होती है, पीडीएफ फाइल की साइज कितनी क्या आपको रखनी होती है, तो ये सारी कुछ आपको जानकारी है एक इस सिंगल वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को बिना किसी स्किप किए एंड तक आपको देखते रहना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आप निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना यानी कि श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का और क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपको करवाने हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको अपने जन आधार कार्ड में जो आवेदक है यानी कि श्रमिक कार्ड हिताधिकारी है उसकी बैंक डिटेल्स है सही से आपको अपडेट है वो करवा लेना है। यदि सही अपडेट नहीं होगी तो आपकी जो छात्रवृत्ति है वो अटक सकती है या फिर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट है वो किया जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके जन आधार कार्ड में आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो सही है और आपका जो बैंक खाता है वो एक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिव है वो नहीं होना चाहिए। तो आपको इस बात का भी ध्यान है आपको रखना है। नंबर 2, आप यदि इस श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरने वाले हैं तो इसके लिए जरूरी होगा कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आपने 90 दिन से ऊपर कार्य किया है 1 साल के अंदर, तभी आप इस छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है वो हो पाएंगे। तो यदि आपने कहीं पर काम किया है तो आपको फॉर्मेट है वो आपको निकलवा लेना है। कौन सा क्या फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, कैसे किस तरह से फॉर्मेट आपको भरना है, क्या कुछ प्रोसेस रहता है, तो ये भी आपको इस वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा। तो आपको फॉर्म ऑनलाइन भरने से पहले ऑफलाइन फॉर्म भी तैयार है वो करवाना होता है और इस कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म के साथ साथ आपको इस योजना का ऑफलाइन फॉर्म भी आपको तैयार है आपको करवाना है। तो ये फॉर्म तैयार करवाने के बाद में आप इस योजना के लिए निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप 2 माध्यम से भरवा सकते हैं। पहला तो आप अपनी SSO ID से भी भर सकते हैं खुद अपने द्वारा। इसके अलावा आप अपने नजदीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर भी आप इस निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अपने द्वारा अपनी SSO ID से फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसका कंप्लीट जो प्रोसेस है आप देखने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू है वो करते हैं और जानते हैं कि फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल फोन या फिर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है तो इनके माध्यम से भी आप फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हैं। प्रोसेस है सभी में सेम ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल में फॉर्म भरेंगे तो अलग प्रोसेस होगा और आप कंप्यूटर डेस्कटॉप में भरेंगे तो अलग प्रोसेस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रोसेस है वो देख सकते हैं और आप अपने मोबाइल फोन के जरिए भी आप फॉर्म अप्लाई है वो कर पाएंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप किसी में भी एक इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है और क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में आपको लिखना है sso.rajasthan.gov.in, इतना आप लिख देंगे। इसके बाद आप सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन यानी कि SSO पोर्टल का जो डैशबोर्ड है, लॉगिन वाला पोर्टल है, कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर अपनी SSO ID है वो इंटर करना होगा, SSO का यूजर नेम यहाँ पर इंटर करना होगा और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर जो भी कैप्चा देखने को मिलता है यहाँ पर आप इंटर कैप्चा के सेक्शन में आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ से आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। इन केस यदि आपके पास SSO ID नहीं है, SSO ID अभी तक आपने नहीं बनाई है, तो इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है SSO ID के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं जन आधार कार्ड से है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं गूगल अकाउंट्स के लिए है। तो यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है, राजस्थान से ही हैं, आपके पास जन आधार कार्ड है तो आपको अपने जन आधार कार्ड से ही अपनी SSO ID है क्रिएट है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार की स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको जन आधार कार्ड की आवश्यकता होने वाली है और जन आधार कार्ड SSO ID में लिंक होगा तो आप गवर्नमेंट स्कीम के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पर जन आधार कार्ड का ऑप्शन का चयन करना है, सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आपसे जन आधार कार्ड के नंबर मांगे जाएंगे, 10 डिजिट नंबर होते हैं, यहाँ पर आप फिल करेंगे। यदि आपके पास एनरोलमेंट नंबर है तो भी यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक
करेंगे, सभी मेंबर देखने को मिलेंगे। जिस मेंबर की SSO ID क्रिएट करना चाहते हैं उस मेंबर का चयन कर लेंगे। इसके बाद में यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा। मैंने SSO ID क्रिएट करने पर एक कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो भी बना रखी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं यदि आपने अभी तक SSO ID क्रिएट है वो नहीं की है। तो मैं सीधे यहाँ पर लॉगिन करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद में आप अपनी SSO ID में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कई सारे सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी, नजर आपको आएगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको LDMS यानी कि लेबर डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन आपको आपको करना है। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार भी दिया गया है, इसमें आप लेबर डिपार्टमेंट है वो लिखेंगे तो आपको लेबर डिपार्टमेंट की जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। यदि आपको अपनी SSO ID में कंप्लीट एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अदर ऐप पर क्लिक करेंगे तो SSO ID पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप सर्च बार में लेबर आप लिखेंगे तो लेबर डिपार्टमेंट की जो ऐप है आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले आप यदि फर्स्ट टाइम अपनी SSO ID क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, तो अपनी SSO ID को भी एक बार अपडेट है वो आपको कर लेना है। तो SSO ID को अपडेट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रोफाइल अपडेट के लिए देखने को मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके अपडेट है वो कर सकते हैं। जिस भी जानकारी कमी है उस जानकारी को आप फिल करके प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी SSO प्रोफाइल भी अपडेट है वो हो जाएगी। अपडेट होने के बाद में आपको इस एप्लीकेशन को, इस सर्विस को ओपन करना है। इसके बाद आप लेबर डिपार्टमेंट के इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे, मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से ही आपको स्कीम के लिए आवेदन है वो आपको करना होता है। जितने भी यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट की स्कीम है, योजनाएं हैं, उनके लिए आवेदन है वो यहाँ से ही आप कर सकेंगे। तो आवेदन करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं BCW वेलफेयर रोड करके देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर स्कीम, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने योजनाएं हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो इनमें से आपको निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना है वो आपको फाइंड आउट करना है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये योजना है निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना, और इस योजना की आप एलिजिबिलिटी कंडीशन जानना है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप इसी नेम पर आप क्लिक कर देंगे, इस योजना के नेम पर ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने योजना का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको ज़्यादा कोई डिटेल्स आपको फिल आपको नहीं करना है। जैसे ही आप बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि अपने श्रमिक कार्ड के जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो बाकी जो डिटेल्स है ऑटोमेटिकली आपके जन आधार कार्ड से, आपके श्रमिक कार्ड से फेच है वो कर ली जाएगी। तो मैं इसमें यहाँ पर अपने श्रमिक कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर फिल है वो कर देता हूँ। तो जैसे ही आप अपने श्रमिक कार्ड के नंबर फिल करेंगे तो कुछ इस तरह से आधार वैलिडेशन के लिए ओपन है वो हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिल रहा है, इस पर टिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाणीकरण करें, आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। आधार वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आप इस स्कीम के लिए, इस योजना के लिए किसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसी का जो नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप स्टूडेंट्स का नाम आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स के आधार कार्ड नंबर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट की जो डिटेल्स है यहाँ पर फिल करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, इंटर करना होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि स्कूल का नाम ही फिल करेंगे, कॉलेज का नाम यहाँ पर फिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। यदि आप कॉलेज लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी कॉलेज का नाम भी यहाँ पर आप फिल है वो कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यूजी फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है 12th के बाद में, तो 12th क्लास आपने जहाँ से पासिंग की है, 12th क्लास की आपके पास मार्कशीट है, उस स्कूल का जो नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। और ऑफलाइन फॉर्म होता है जो योजना फॉर्म होता है और उसमें प्रिंसिपल के सिग्नेचर वगैरह है। आप यूजी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं यानी कि कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से ही आपको सिग्नेचर वगैरह है आपको करवाना होता है। यानी कि इस श्रमिक कार्ड योजना में प्रेजेंट टाइम का स्कॉलरशिप का पैसा आपको इस योजना के तहत नहीं मिलता है। आपने जो पासिंग कर ली है उसी योजना के लिए फॉर्म अप्लाई है वो किया जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 12th क्लास के हिसाब से ये फॉर्म अप्लाई है वो किया जाएगा। 12th क्लास की ही आपको ये छात्रवृत्ति है इसी योजना के तहत आपको मिलती है। इसके बाद क्लास नेम आपको सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो यदि आप 12th के बाद में यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो आपको इसमें 12th क्लास ही सिलेक्ट करना होगा। और यदि आप यूजी सेकंड ईयर में हैं तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर के लिए आवेदन करने वाले हैं बीएड के लिए, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन प्रोफेशनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से यदि आप एमएड वगैरह कर रहे हैं, प्रोफेशनल आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्रोफेशनल कैटेगरी चुनाव करेंगे। और यदि आप एमए एमएससी एमकॉम कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पर आप चयन करेंगे। तो आप इस तरह से यहाँ पर आप इसमें कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर 12th क्लास ही यहाँ पर सिलेक्ट है वो करता हूँ। 12th क्लास तक इस स्कीम का जो बेनिफिट है, यानी कि इस योजना के तहत कितना क्या प्रोत्साहन आपको मिलता है, कितनी क्या छात्रवृत्ति मिलती है, तो 8,000 रुपये से लेकर आपकी 9,000 रुपये ही आपकी ये छात्रवृत्ति होने वाली है। जैसे जैसे यहाँ पर आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, जनरल कोर्स करेंगे, उस हिसाब से आपकी 15 से लेकर 23 या 25,000 रुपये तक आपकी यहाँ पर छात्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोर्स का क्लास का नाम है वो चेंज करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। क्लास का नाम चेंज करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि स्टूडेंट दिव्यांग है, तो आप यहाँ पर इसमें यस का चेंज कर सकते हैं, और नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई की जो ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आप कैटेगरी का चुनाव है वो आप कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट डिटेल्स है बेनिफिशियरी की, वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। फोटो भी यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिलेगी, बेनिफिशियरी का ही देखने को मिलेगा, जिसका श्रमिक कार्ड है उसी का फोटो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये फॉर्म भी कंप्लीटली श्रमिक कार्ड हिताधिकारी के द्वारा ही भरा जाता है। ऑफलाइन फॉर्म में भी सिग्नेचर वगैरह है सभी हिताधिकारी के ही किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स का आप सिग्नेचर वगैरह है वो करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑफलाइन फॉर्म में भी हिताधिकारी के सिग्नेचर वगैरह है वो करवाना है। और किस तरह से फॉर्म तैयार करना है तो आपको इस वीडियो में ही जानकारी देखने को मिलने वाली है। ऑफलाइन फॉर्म की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिलेगी, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सर्टिफिकेट इशू यानी कि कहाँ से आपने सर्टिफिकेट तैयार करवाया है, बनवाया है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं कि रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर वर्कर ट्रेड यूनियन के थ्रू आपने काम किया है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर के लिए है, ग्राम सेवक के लिए है, नरेगा में कार्य करते हैं, नरेगा के अंदर आपने 1 साल के अंदर 90 से ऊपर हाजिरी है वो कंप्लीट कर ली है, तो आप यहाँ पर ग्राम सेवक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके भी आप होम अप्लाई है वो कर सकते हैं। एम्प्लॉयर है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर है, फर्म भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो भी आप पे लागू होता है, जिस प्रकार से आपने सर्टिफिकेट तैयार करवाया है, जहां पर आपने काम किया है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर एम्प्लॉयर है वो चेंज करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं। एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि हिताधिकारी ने किसी मकान मालिक के पास काम किया है तो मकान मालिक का ही नाम है, एम्प्लॉयर नेम में यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद में एम्प्लॉयर का जो जेंडर चेंज करना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद में एम्प्लॉयर का एड्रेस कंप्लीटली यहाँ पर फिल करेंगे, यानी कि मकान मालिक का ही एड्रेस यहाँ पर आएगा। इसके बाद में एम्प्लॉयर का आधार कार्ड नंबर फिल करना है, और एम्प्लॉयर का ही मोबाइल नंबर है जो एक्टिव है, चालू मोबाइल नंबर ही यहाँ पर आपको देना है, ताकि इस नंबर पर जो भी अधिकारी लोग हैं कॉन्टेक्ट भी कर सके कि आपने काम किया भी है या फिर नहीं किया है। इसकी जानकारी भी प्राप्त करने के बाद में ही आपका ये फॉर्म अप्रूव्ड है वो किया जाएगा। और आपको फेक सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप जो भी काम करते हैं जिस हिसाब से, आप उसी हिसाब से यहाँ पर आप सर्टिफिकेट बनवा कर आप लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली डिटेल्स है, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की डिटेल्स आप फिल करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। बैंक की डिटेल्स जो आपके जन आधार कार्ड में डिटेल दी गई है, सेम यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिलेगी। तो अपनी डिटेल्स को आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में आपकी छात्रवृत्ति है वो आने वाली है, यानी कि हिताधिकारी के बैंक अकाउंट में ही छात्रवृत्ति आती है। तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, हिताधिकारी की बैंक अकाउंट डिटेल्स है, आपको यहाँ पर देख लेना है, चेक कर लेना है, सही है सब कुछ। तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अंक तालिका है, यानी कि मूल अंक तालिका है जिसके लिए आप छात्रवृत्ति चाहिए गई है, वो यहाँ पर आप मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान यानी कि जहाँ पर सील वगैरह है वो आपने लगवाया है कॉलेज से, तो उस ऑफलाइन फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना होगा। और आगे आपको 12 महीने का जो हिताधिकारी का प्रमाण पत्र है, जो 90 दिन तक आपने कार्य किया है, सर्टिफिकेट आपने तैयार किया है, उसी सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। तो चलिए इस फॉर्म को फाइनली सबमिट करने से पहले यहाँ पर हम ऑफलाइन फॉर्म को भी देख लेते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे किस तरह से तैयार करवाना है, क्या कुछ आपको अटैच करना है और किस तरह से फॉर्म भरना होता है। तो फॉर्म की पीडीएफ फाइल में मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जहाँ पर कॉलेज में सील साइल लगवाते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो इस फॉर्म में सबसे पहले तो स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज में फोटो है वो यहाँ पर चिपकाना है। और इस फॉर्म में सबसे पहले तो हिताधिकारी का नाम है यहाँ पर फिल करना है, हिताधिकारी के पिता का नाम है, स्टूडेंट्स का नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। जो शैक्षणिक सत्र है, वर्ष है, वो यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है। अब यदि 2024-25 चल रहा है तो 23-24 आपको इसमें फिल करना है। और आपने जो लास्ट क्लास है कौन सी आपने पास की है उस क्लास का नाम फिल करेंगे, और कहाँ से आपने क्लास पासिंग की है, कौन सी कॉलेज से, कौन सी स्कूल से, तो उस कॉलेज का उस स्कूल का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में
शिक्षण संस्था का जो पता है वो यहाँ पर आपको डालना है जहाँ से आपने पढ़ाई की है। इसके बाद में आपका जो शैक्षणिक सत्र है फिर से यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है कि मैंने इस शैक्षणिक सत्र में इस क्लास की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट कर ली है, उत्तीर्ण हो कर ली है, वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे, फिल कर देंगे। इसके बाद में अपने वर्तमान में कहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल का, उस कॉलेज का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में कौन सी क्लास में है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको हिताधिकारी के सिग्नेचर है, यानी कि जिसका श्रमिक कार्ड है उन्हीं के यहाँ पर सिग्नेचर है वो आप करवा लेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शैक्षणिक संस्था के प्रमुख का जो प्रमाण पत्र है इसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं इनके छात्र छात्रा का जो नाम है वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स के पिता का नाम है, यानी कि हिताधिकारी का नाम ही यहाँ पर आप फिल करना है। इसके बाद में क्लास है, कौन सी क्लास में आप प्रेजेंट टाइम में हैं, जिस क्लास में है उस क्लास का नाम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में कौन सी शैक्षणिक सत्र अब चल रही है, जैसे कि 2024-25 चल रही है तो 2024-25 में यहाँ पर इसमें फिल किया है। इसके बाद गत वर्ष का शैक्षणिक सत्र आपको फिर से यहाँ पर आपको डालना होगा। अब चल रहा है 2024-25 और मैंने यहाँ पर डाला है 2023-24, कुछ इस तरह से, तो आप देख लेंगे। इसके बाद संस्था का जो नाम है मैंने यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय है वो डाला है। आपकी अदर कोई यूनिवर्सिटी है तो उसका जो नाम है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो संस्था है वो राज्य सरकार के थ्रू है, वो केंद्र सरकार के थ्रू है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और ये जो डिटेल्स है आपकी जो कॉलेज है जहाँ पर आप सिग्नेचर वगैरह है प्रिंसिपल के करवाने जाएंगे तो वहाँ से भी डिटेल्स है, जानकारी है, भर दी जाती है। यदि ये जानकारी नहीं भरी जाती है तो आप अपने द्वारा इस तरह से आप भर सकते हैं और सिग्नेचर वगैरह है प्रिंसिपल के वो कुछ इस तरह से आप करवा लेंगे, संस्था प्रमुख जो भी है। तो इस तरह से योजना का फर्स्ट फॉर्म है वो तैयार हो जाता है। इसके बाद में आता है हिताधिकारी का फॉर्म। तो हिताधिकारी के फॉर्म में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो योजना का नाम है वो आपको इसमें फिल करना होगा और हिताधिकारी का ही फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। हिताधिकारी का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा, हिताधिकारी के पिता का नाम है। इसके बाद हिताधिकारी की जो एज है, जन्मतिथि है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, वर्षों में भी यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे। इसके बाद कंप्लीट जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना होगा, फिल करना होगा। इसके बाद में क्या कुछ काम करता है, जैसे कि कोई मजदूरी है, बेलदार है, वो यहाँ पर आपको काम दिए गए हैं तो यहाँ पर आप इसमें फिल कर देंगे। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर फिल किया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने जन आधार कार्ड के नंबर फिल करना होगा, आधार कार्ड के नंबर, मोबाइल नंबर और यहाँ पर हिताधिकारी पंजीकरण यानी कि जो श्रमिक कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें डालना होगा, फिल करना होगा। इसके बाद में अंतिम बार आपने अंशदान कब क्या जमा करवाया है, डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद में पंजीकरण अधिकारी का जो पदनाम है, स्थान है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। यदि आप अदर किसी स्टेट से हैं, आपका जो श्रमिक कार्ड है वो जयपुर से नहीं है, अदर कोई स्टेट है तो आप उस स्टेट का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। मैंने यहाँ पर जयपुर फिल कर रखा है तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आपको अपने बैंक की डिटेल देना है, बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक शाखा का नाम यहाँ पर फिल करना होगा, खाता संख्या है, बैंक के IFSC कोड है, MIC कोड है वो यहाँ पर आप इसमें फिल कर देना है। तो सभी कुछ डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स आप फिल कर देते हैं। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको आवेदन प्रस्तुत करने की जो तिथि आपको मेंशन करना होगा और यहाँ पर आपको हिताधिकारी के जो सिग्नेचर फिर से आपको कर देना है। तो आपके योजना के फॉर्म दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में इसके साथ आवश्यक दस्तावेज भी आपको अटैच करना होगा, जिसमें आपको लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पर मार्कशीट अटैच है वो की है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ और भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, जिसमें राशन कार्ड है, राशन कार्ड के अलावा यहाँ पर जो श्रमिक कार्ड डायरी है, इसके अलावा यहाँ पर जो जन आधार कार्ड है, बैंक की डायरी है, ई श्रम कार्ड है और हिताधिकारी का आधार कार्ड है। तो मैंने यहाँ पर सभी कुछ डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, लगाए हैं। इसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्टर जो सर्टिफिकेट है, जो भी आप जिस भी प्रकार से आप बनाए हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर के थ्रू या फिर ग्राम सेवक के थ्रू या फिर आपने कहाँ पर अदर कॉन्ट्रैक्टर के पास काम किया है, तो उस हिसाब से जो भी आप सर्टिफिकेट इशू करवाए हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट को आपको सबसे पहले लगाना होगा। मैंने यहाँ पर नियोजन यानी कि एम्प्लॉयर का लगाया है। तो नियोजन में यहाँ पर देख सकते हैं कि संपत्ति मालिक द्वारा, यानी कि आप किसी मकान मालिक के घर पर आप काम करते हैं, 90 दिन से ऊपर आपने कार्य किया है तो आप ये सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर ये फॉर्म ही लगाया है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का नाम है, यानी कि जो मकान मालिक है उसी का यहाँ पर आपको नाम फिल करना होता है। इसके बाद उनके पिता का नाम है, एज है और जो निवासी है कहाँ के हैं, एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पर फिल कर देना हो। कंप्लीट जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिया गया है तो कंप्लीट एड्रेस आप भी फिल करेंगे इस फॉर्म में। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने वर्कपुट में आपने कार्य किया है, यानी कि हिताधिकारी ने काम किया है और काम चलवाया है। यहाँ पर ये डिटेल्स आप फिल करना है और कब से कब तक आपने यानी कि हिताधिकारी ने काम किया है, मजदूरी की है, जो भी काम किया है वो यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे। इसके बाद में मकान मालिक की कितनी क्या लागत आई है उस काम में, तो उस मकान मालिक की जो लागत का जो विवरण है वो यहाँ पर आपको देना होगा। मैंने यहाँ पर 8 लाख है वो किया है। इसके बाद में आपको जो हिताधिकारी की डिटेल्स आपको इसमें देना होगा। तो अब यहाँ पर हिताधिकारी में सबसे पहले हिताधिकारी का नाम आएगा, इसके बाद में हिताधिकारी के पिता का नाम है,
और निवासी कहाँ का है, हिताधिकारी उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है। और डेट आपको यहाँ पर सेम जो ऊपर आपने फिल की है सेम डेट यहाँ पर आप इसमें फिल कर देंगे। कितने दिन आपने काम किया है, मजदूरी की है, उसका जो विवरण है यहाँ पर आप वर्किंग डे यहाँ पर आप इसमें डालेंगे। इसके बाद क्या कुछ काम किया है उस काम का जो नाम यहाँ पर डालेंगे। और आपको प्रतिदिन के हिसाब से कितना क्या आपको रुपए है वो दिए गए हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर आप फिल कर देंगे, डाल देंगे। सारी कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद में इस फॉर्म में आपको लास्ट में जो मकान मालिक के हैं उसके सिग्नेचर वगैरह है वो करवा लेना है। और संपत्ति के मालिक पर आपको टिक करना है यदि आप संपत्ति मालिक के अंडर ही काम है वो किए हैं। इसके बाद डेट मेंशन करना होगा। और चाहें तो आप इस तरफ भी सिग्नेचर वगैरह है मकान मालिक के ही आप करवा सकते हैं। इसके बाद संपत्ति के मालिक को फिर से यहाँ पर आप टिक करेंगे। इसके बाद स्थान वगैरह की डिटेल्स यहाँ पर देंगे। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को तैयार करवा लेंगे। और मकान मालिक का आधार कार्ड भी आपको अटैच करना होगा और इसके साथ लगाना होगा। तो मैंने आधार कार्ड भी लगाया है, आधार कार्ड यहाँ पर दे सकते हैं अटैच किया है। और आधार कार्ड की फोटोकॉपी में आपको सिग्नेचर भी करवाना है और मोबाइल नंबर भी आपको लिखवाना है। तो मैंने यहाँ पर ये सभी कुछ डॉक्यूमेंट है एक ही PDF फाइल में यहाँ पर अटैच कर लिए हैं, लगा लिए हैं। और एक ही PDF फाइल आपको बना लेनी है, अलग अलग PDF फाइल बनाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। और इसी PDF फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और सेम PDF फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे और सेम फाइल को ही यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तीनों में ही आप एक ही PDF फाइल अपलोड कर देंगे सभी कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में। और डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है, किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से फॉर्म आपको तैयार करवाना है। ये सभी फॉर्म आते हैं और ये सभी फॉर्म में ही आप इस फॉर्म में लगाते हैं, इस ऑनलाइन फॉर्म में भरते हैं। तो PDF फाइल को ऑफलाइन फॉर्म को यहाँ पर आप लगा देंगे, अटैच कर देंगे चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद में। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा आपको देखने को मिलता है कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप सेंड रिक्वेस्ट पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका श्रमिक कार्ड का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, फाइनली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम होगा और एप्लीकेशन के नंबर है और आपने सबमिट किया है वो डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और योजना का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चाहें तो आप इसका प्रिंट लेकर आप रख सकते हैं, अदरवाइज जैसे आप छोड़ भी सकते हैं। आपकी जो फॉर्म की डिटेल्स है आपको इसी में आपको डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप होम पेज पर क्लिक है वो करते हैं इसी लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल पर मेन डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 14 फरवरी 2025 को मैंने यहाँ पर 2 फॉर्म अप्लाई है वो कर दिए हैं। और फॉर्म का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है पेंडिंग एट ऑफिसर है वो दिखा रहा है और अभी यहाँ पर 0 डे है। अब देखते हैं कि ये फॉर्म है वो कितने दिन में एक्सेप्ट है वो कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप राजस्थान श्रमिक कार्ड के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई है वो कर सकते हैं, फॉर्म है वो भर सकते हैं। और यदि आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।